हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सीए राहुल सिंह। प्रैक्टिस सेशन की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। होप आपने पहली क्लास देख ली होगी। हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करते ही हैं, साथ साथ हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी वहां पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये क्लास में आपका प्रैक्टिस कम रिवीजन क्लास हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होता हुआ चलेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया है तो आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अफेयर विद बिजनेस। वहां पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। हमारे कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिलेंगी, जिसे आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं जब चाहें। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे जो प्रिंटेबल होंगे, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं आसानी से। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या है? तो आपको सबको पता होगा कि तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं। कितने होते हैं? तीन। अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं कि अकाउंटिंग करते समय इन चीजों का को तो ध्यान में रखा ही जाएगा, इन चीजों को फॉलो करके ही अकाउंटिंग की जाएगी। ठीक है, इसमें से तीन कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न है आपका, गोइंग कंसर्न जो है वो अकाउंटिंग एजम्पशन है। ठीक है, इसके बाद आप बात क्या है? कंसिस्टेंसी, ये भी आपका अकाउंटिंग एजम्पशन है। और अक्रूवल, ये तीनों ही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। तीनों का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब भी अकाउंटिंग की जाएगी तो ये मानते हुए की जाएगी बिजनेस आगे आने वाले सालों में चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि बस ये एक साल के बाद बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता है। अकाउंटिंग जनरली कैसे की जाती है कि आने वाले टाइम में बिजनेस चलता रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। फिर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो मेथड्स आप पहले फॉलो किए हो आने वाले सालों में भी वही मेथड फॉलो करोगे। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी अगर मेथड्स फॉलो हो रही है तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी, एक रूपता रहेगी। ठीक है, फिर है अक्रूवल। अक्रूवल दो सिस्टम होते हैं, अगर आपको पता हो तो, कैश और अक्रूवल। ठीक है, अक्रूवल सिस्टम का मतलब होता है कि कोई चीज जैसी ही अक्रू होगी, ड्यू होगी, वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी। जैसे अगर जनवरी महीना बीत गया, ठीक है, तो जनवरी महीने की सैलरी की अकाउंटिंग जनवरी महीने में कर दी जाएगी, भले जनवरी की सैलरी का पेमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग अजम्पशन। तो जो अकाउंटिंग होती है वो जनरली अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ही होती है। तो ये तीनों आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। ठीक है, चलो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 तीनों ही अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड कॉज अ चेंज इन ऑनर्स इक्विटी। निम्न में से किस ट्रांजेक्शन की वजह से ऑनर इक्विटी या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कैपिटल के अंदर चेंज होगा? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन का क्या इफेक्ट होगा? एक तो आपके पास बैंक लोन कम हो जाएगा, और दूसरा एसेट में आपके पास कैश या बैंक कम हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से इक्विटी के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट जब हम करेंगे तो इसका इफेक्ट इक्विटी के अंदर आएगा। ठीक है, हम इसका एडजस्टमेंट कहां से करते हैं? कैपिटल के अंदर करते हैं। इस वजह से इक्विटी में चेंज आएगा। तो आपका यहां पर आंसर मिल गया बी। नेक्स्ट है सेल ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट। लैंड बेचा गया वो भी उधार, इसका क्या इफेक्ट होगा? एक तो लैंड जो है बिजनेस से कम हो जाएगा, मतलब एसेट कम होगा, और क्रेडिट में बेचा गया है तो क्या होंगे? डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका इक्विटी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, बल्कि एक एसेट कम होगी, दूसरी एसेट बढ़ जाएगी। जो एसेट बिकी वो कम होगी, और उधार में बिकी है तो हमारे पास डेटर क्रिएट हो जाएंगे।
परचेस ऑफ एसेट एंड इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। परचेस ऑफ एसेट की वजह से एसेट में बढ़ोतरी होगी, और इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटी, इनकरेंस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब है उधार में एसेट खरीदी गई, इस वजह से लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एसेट बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, बट देर इज नो चेंज इन ऑनर इक्विटी, तो इसकी वजह से भी ऑनर इक्विटी के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना? तो देख लो कौन सा नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है। बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेबल अकाउंट। अब देखो सही आंसर तो होगा इसका ए। हम देख लेते हैं रीजन क्यों। बैड डेट रिकवरी अकाउंट आपको अगर याद हो, तो बैड डेट रिकवरी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम मानते हैं, है ना? जब भी बैड डेट रिकवरी होती है, हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, और इसको क्या माना जाता है? इनकम माना जाता है ना? तो इसलिए ये क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है, क्योंकि किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड, ऑनर से रिलेटेड होता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्या हो गया? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब अनअक्रूड कमीशन, है ना? या अनअर्न्ड कमीशन जिसे हम बोलते हैं। तो कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एक्सपेंस या इनकम के अंदर अगर प्रीफिक्स लग जाता है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड, तो वो क्या हो जाता है? पर्सनल नेचर का हो जाता है। तो ये क्या है? हमारा पर्सनल नेचर है। बिल्स पेबल अकाउंट्स, बिल्स पेबल भी क्या है आपका? पर्सनल नेचर है। क्लियर? चलिए, बिल्स पेबल मतलब किसी से हमें पैसे लेने हैं, तो वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्लियर हुआ? सही आंसर आपका ए है। नेक्स्ट। गिवन 1 जनवरी एसेट 30,000, लाइबिलिटी 13,000, कैपिटल दिया नहीं है, और ये आपका कैपिटल 31 दिसंबर 16,500। विथड्रॉवल्स बाय ऑनर्स ड्यूरिंग द ईयर आर ₹4,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन January 1? 1 जनवरी की हमें कैपिटल निकालनी है, मतलब ये वाला January 1 की कैपिटल, ये वाला फिगर निकालना है। तो सिंपल सा है, हमें पता है एसेट का टोटल किसके बराबर होता है? कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी, इसके बराबर होता है। एसेट क्वेश्चन ने दिया है 1 जनवरी का 30,000, कैपिटल दिया नहीं है, हमें निकालना है, प्लस लाइबिलिटी दिया हुआ है 13,000। तो कैपिटल कितना हो जाएगा? सिंपल सा है, कैपिटल हो जाएगा आपका 30,000 माइनस 13,000 इक्वल टू 17,000। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कैपिटल। बाकी ये कंफ्यूज करने के लिए, ये भी कंफ्यूज करने के लिए, आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन से आप कैपिटल निकाल सकते हो, 17,000 रुपए। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा? इंक्रीज इन टोटल एसेट। आप जब क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो सिंपल सा है, एक तो आपके क्रेडिटर कम होंगे मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, और दूसरा पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास कैश या बैंक का बैलेंस कम होगा, मतलब एसेट कम होगा, है ना? तो आपकी लाइबिलिटी भी कम होगी और एसेट भी कम होगी। यहाँ क्या है? इंक्रीज इन टोटल एसेट बिल्कुल गलत है, टोटल एसेट बल्कि कम होगी। डिक्रीज इन टोटल एसेट, हाँ डिक्रीज तो होगा टोटल एसेट में। इंक्रीज इन टोटल लाइबिलिटी, नहीं लाइबिलिटी के अंदर डिक्रीज होगा, तो ये भी एकदम गलत है। डिक्रीज इन टोटल लाइबिलिटी, बिल्कुल टोटल लाइबिलिटी कम होगी, एंड टोटल एसेट,
तो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी दोनों ही कम होगी। ये भी सही है लेकिन ये अधूरा सही है, और ये पूरा सही है। टोटल लाइबिलिटी भी कम होगी और टोटल एसेट भी कम होगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, when the adjusted purchase is shown on debit column of trial balance, then जब आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेस दिया हुआ है तो उस केस में क्या होगा? देखो, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी shown in the trial balance. Only closing stock is shown in the trial balance. Both opening and closing stock will not shown in the trial balance. Only opening stock is shown in the trial balance. So देखो, adjusted purchase का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है आपका कहां पर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है उस केस में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों को कहां दिखाया जाता है? सॉरी सॉरी, उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को शो किया जाता है कहां पर? ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। और अगर एडजस्टेड परचेस नहीं बल्कि नॉर्मल परचेस दी रहती है तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक और परचेस तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया जाता है, बट क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि अलग से फुटनोट के अंदर वो लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु इज चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का क्वेश्चन है। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होते हैं वो होती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सी आपका सही आंसर होगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जीएसटी काउंसिल क्यों बनाई जाती है, क्यों बनाई गई है? कि जीएसटी के अंदर अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, जीएसटी लॉ के अंदर रेट चेंज करना है, कुछ भी अमेंडमेंट लाना है, तो वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद आएगा। जीएसटी काउंसिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 279 है। ये ध्यान रखना, ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन से सॉरी, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया? आर्टिकल 279। आर्टिकल 279 ए भारत के प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जीएसटी काउंसिल बनाए। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखेंगे 279 ए। जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन मेंबर होते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और इसके अलावा सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के अंदर जो भी चेंज होंगे वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद होंगे। क्लियर? चलो, अच्छा यहीं पर एक चीज और, जीएसटी के अंदर आर्टिकल, 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के जो जीएसटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए और आर्टिकल 279 ए। ध्यान रखेंगे, 246 ए क्या बात करता है कि ये आर्टिकल शक्ति देता है केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी लगाने की। इसके अलावा आर्टिकल 269 ए क्या बोलता है कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगाया जाता है, और आईजीएसटी से रिलेटेड रूल बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहां से मिलती है? आर्टिकल 269 ए से, और 279 ए जीएसटी काउंसिल की बात करता है। तो ये तीनों आप आर्टिकल याद रखेंगे, एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप नोट करना है, नोट कर लो। ये जीएसटी लगाने की पावर की बात करता है, शक्तियों की, आईजीएसटी की बात करता है, और ये जीएसटी काउंसिल की। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो जीएसटी है, डेस्टिनेशन ओरिजिन बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव, तो यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, गंतव्य आधारित कर है। सही आंसर ये होगा। गंतव्य आधारित कर का मतलब होता है कि सपोज करिए गुड्स जो है वो मध्य प्रदेश से चल करके उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन जो स्टेट होगा, उस स्टेट सरकार को, उस राज्य सरकार को उस गुड्स से रिलेटेड जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, है ना। जहां पर जिस स्टेट के अंदर फाइनल गुड्स का क्या हो रहा है? कंजम्पशन
हो रहा है, तो इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। इससे पहले जो वैट होता था, आपको बताओ वैट और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके जीएसटी बनाया गया। तो जो वैट होता था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, मतलब गुड्स या सर्विस जहां से ओरिजिन हो रहा है, एमपी से गुड्स यूपी में जा रहा है तो एमपी सरकार को उसका राजस्व मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन जीएसटी उसका उल्टा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, चलिए जीएसटी के बारे में और फैक्ट्स जो हैं वो भी ध्यान रखेंगे। जैसे जीएसटी कब से अप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर जीएसटी 8 जुलाई 2017 से अप्लीकेबल हुआ। ठीक है, फिर इंडिया के अंदर डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, ऐसा कर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगता है। डुअल जीएसटी मॉडल कहाँ से कॉपी किया गया, तो कनाडा से कॉपी किया गया, कनाडा मॉडल भी इसे बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जीएसटी किस कंट्री ने एप्लीकेबल किया था, तो वो कंट्री थी फ्रांस, है ना। तो इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स के अंदर मैंने ये जितने जीएसटी की एकदम बेसिक बेसिक चीजें थी उसके समरी बना करके भी मैंने आपको दी थी, आपका उसका पीडीएफ मिल जाएगा कोर्स के अंदर। नेक्स्ट, what is the threshold limit of turnover in the preceding financial year test for the opting to pay टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम आपको पता है जीएसटी के अंदर छोटे टैक्स पेयर को सुविधा दी गई कि आप मंथली टैक्स ना पे करके और पूरा का पूरा जीएसटी के अंदर जो भी रिटर्न वगैरह है वो सारे नियम आप पर लागू नहीं होंगे, बल्कि आप एक सर्टेन रेट से, एक फिक्स रेट से टैक्स पे कर दो और बाकी चीजों से आपको छूट दे दी जाएगी। आपको सारे रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने हैं, आईटीसी वगैरह का सब कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है, लेकिन आपको एक निश्चित रेट से पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। छोटे टैक्स पेयर को ये सहूलियत दी गई और बोला गया कि आप मंथली मत करो, आप क्वार्टरली पे कर दो। इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं। तो कंपोजिशन के लिए लिमिट क्या है, तो कंपोजिशन के लिए नॉर्मल लिमिट है 1.5 सीआर। अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। 1.5 करोड़ से ऊपर वालों को फिर नॉर्मल टैक्स पेयर माना जाएगा, उनको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल लिमिट 1.5 करोड़ है। कुछ स्पेशल स्टेट जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां पर ये 1.5 करोड़ की लिमिट कितनी है, 75 लाख है। और गुड्स के लिए तो ये लिमिट हो गई। सर्विसेज के लिए भी बाद में कंपोजिशन स्कीम लाएगी, पहले सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं थी। और सर्विसेज के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 50 लाख है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिमिट आपको पढ़ा दी। नॉर्मल केस में 1.5 करोड़, स्पेशल स्टेट्स के लिए 75 लाख, और सर्विसेज के लिए क्या कितनी है, 50 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर कुछ तो बोला नहीं गया स्पेशल स्टेट या कुछ, तो आप नॉर्मल वाली लिमिट बताओगे, 1.5 करोड़ वाली। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो लिमिट कंपोजिशन में एक तो लिमिट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा रेट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने रेट से आपको टैक्स पे करना है। तो देखो, अगर कोई ट्रेडर है, आप चाहो तो नोट कर लो यहीं पर, ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है, तो उस केस में रेट है 1%। टोटल सेल का 1% टैक्स पे कर दो, सरकार सारे सबसे मुक्ति दे देती है। बाकी आईटीसी वाईटीसी का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 100 रुपए का बेचो तो सरकार को 1 रुपए दे दो। फिर रेस्टोरेंट सर्विस के केस में ये लिमिट है 5%। और सर्विस के लिए क्या है लिमिट, ये 6%। ये आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे। कुछ जगह पे हो ट्रेडर के लिए हो सकता है आपको 2% मिले गूगल वगैरह में, लेकिन वो पुरानी लिमिट है। अब अपडेटेड लिमिट 1% है ना। बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किया था, नोट्स के अंदर मैंने 1% दिया था अपडेटेड है, तो उन्होंने बताया सर 2% है, 2% है, बट वो 2% नहीं 1% है। ठीक है, 2% बहुत पुरानी लिमिट है। नाउ इट इज अपडेटेड टू 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Income Tax Act 1961, year in which income is earned is known as, and in which income is taxable is known as। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो देखो, जिस साल में पैसा कमाया जाता है उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर बोलते हैं। अब प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल मत समझ लेना, प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम टैक्स के अंदर होता है जिस साल में आपने पैसे कमाए हैं। ठीक है, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि उस पैसे पर जब टैक्स लिया जाएगा। तो जिस साल आप कमाते हो उसका जो टैक्स होता है वो अगले साल में
लिया जाता है, अगले साल में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो कमाने वाले ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल उस पर टैक्स की गणना की जाती है, टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर काम किया, ठीक है, आपने 23-24 के अंदर पैसे कमाए, तो आपके लिए ये होगा क्या, प्रीवियस ईयर। और इसका जो टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा वो अगले साल किया जाएगा, मतलब 2024-25 के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर, है ना। तो 23-24 प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या होगा, 24-25। 24-25 का 25-26। ठीक है, तो जिस साल कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, कैलेंडर ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और जिस साल में टैक्स लिया जाता है उसे असेसमेंट ईयर। तो सही आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, क्लियर। चलिए, हालांकि जो अभी बजट आया है, लेटेस्ट बजट आया है, वहां पे तो ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट वो खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, under the Income Tax Act 1961, the tax calculated on the total income should be round off to the nearest of। ठीक है, बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर टोटल इनकम को कहाँ, कितने तक में राउंड ऑफ किया जाता है, तो अप टू 10। ठीक है, 10 रुपए तक इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए आपकी इनकम है 9,286 रुपए, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया जाएगा, 9,290 रुपए। ठीक है, या 9,283 है आपकी इनकम, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, 9,280। ठीक है, नियरेस्ट 10 तक इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। किस सेक्शन के अंदर राउंड ऑफ होता है, कई बार ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन 288 के अंदर किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 288 बी है शायद, मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, बट यही सेक्शन है। ठीक है, कहां तक, 10 तक इसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, rebate under section 87A of income tax act 1961 for new tax regime is available to resident individual if the total annual income of the city does not exceed 87A के अंदर रिलीफ दी जाती है, मतलब जो टैक्स बनता है उसमें से छूट दी जाती है। उसकी लिमिट क्या है, तो देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 23-24 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये लिमिट थी 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको 12,500 तक की रिबेट मिल सकती थी। और न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये लिमिट थी 7 लाख। कितनी थी ये लिमिट, 7 लाख। और कितने तक की छूट मिल सकती थी, 25,000 तक की। यहां पर क्या पूछा था, न्यू टैक्स रिजीम ही पूछा था, तो यहां पर इनकम कितनी होनी चाहिए, 7 लाख। 7 लाख के ऊपर है तो ये टैक्स छूट, टैक्स की रिलीफ नहीं मिलती थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चल, अगला क्वेश्चन, डैश इज चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन जो टैक्स लगाने की पावर देता है। तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है, 4। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अ कंपनी मेक अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इनकर्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 30,000 पर एनम। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 5 एंड ईच यूनिट सेल्स फॉर रुपीज 15। द एनुअल सेल्स डिमांड इज 7,000 यूनिट। द ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, आपके मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। और मार्जिनल कॉस्टिंग किसी भी कॉमर्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, बजट हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, इससे क्वेश्चन जनरली पूछ, कॉस्ट शीट हो गया, इससे कॉस्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है फॉर्मूला बीपी का। क्वेश्चन ने फिक्स्ड कॉस्ट दी है 30,000, और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स की प्राइस कितनी है, 15 रुपए,
और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 10 रुपीज पर यूनिट। निकाल लो। बीपी फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, 3000 यूनिट। क्लियर। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग A limited single product is as follows: selling price rupees 6 per unit, variable cost rupees 1.2 per unit, variable selling cost 0.4 पर यूनिट। इसका मतलब अगर वेरिएबल कॉस्ट में एक तो ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज 4 पर यूनिट एंड फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट रुपीज 0.8। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी हो रही है, तो 1.2 प्लस 0.40 इक्वल टू 1.60 पर यूनिट। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो रही है, 4 रुपए, और यहां पर क्या है, ये 0.8। 4 + 0.8 इक्वल टू 4.8 पर यूनिट। अब आप बोलोगे सर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है, यहां पर यूनिट में बता रहे हो, तो चूंकि क्वेश्चन ने पर यूनिट में निकाल के बताया हुआ है, ओवरऑल ये फिक्स्ड ही होगी, बट यहाँ पर उसने पर यूनिट निकाल के बताया, इसलिए हम इसको 4.8 पर यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम टोटल निकाल लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड इफ कंपनी वांट टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11,000। 11,000 अगर का अगर डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो कंपनी को कितनी यूनिट्स बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। यूनिट्स रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रॉफिट के केस में हम कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी, 4.8 पर यूनिट है, और टोटल प्रोडक्शन का एस्टिमेट कितना है, 10,000। तो इसका मतलब अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 4.80 मल्टीप्लाई बाई 10,000, है ना, तो ये हो जाएगा 48,000 रुपए। निकल के आ गया फिक्स्ड कॉस्ट, चलो लिख दो 48,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना है, कितना है डिजायर प्रॉफिट, 11,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सेल प्राइस कितनी है, 6 रुपए। ठीक है, और सेल प्राइस 6 रुपए माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 1.60। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 59,000 डिवाइडेड बाई 4.40। निकाल लो कितना होगा, 59,000 डिवाइडेड बाई 4.4, ये हो जाएगा आपका 13,409। ठीक है, यूनिट्स। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, 13,409 यूनिट्स। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। लिक्विड एसेट इज डिटरमाइंड बाय, लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं, लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है, लिक्विड या क्विक रेशियो निकालने के लिए हम निकालते हैं, तो लिक्विड एसेट इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस नॉन लिक्विड एसेट। नॉन लिक्विड एसेट क्या होता है, जिसे थोड़ा कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, जैसे इन्वेंट्री। ठीक है, और क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, और क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट
डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ सेल इज ₹10 लाख, सेल्स रिटर्न इज ₹50,000, तो नेट सेल कितनी हो जाएगी? नेट सेल हो जाएगी 10 lakhs माइनस 50,000, 9,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ₹2 lakhs, पीबीटी 2 लाख है। इनकम टैक्स इज 40%, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। पैट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 2 लाख माइनस टैक्स। एग्जाम के अंदर आप ऐसे लिख के नहीं निकालोगे, सिंपल से समझ जाओगे। 40% टैक्स है मतलब नेट प्रॉफिट का 60% ही क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना? तो 60% कितना हो जाएगा? 1,20,000। ऐसे आप दिमाग में तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। बाकी मैं आपको करके भी बता दे रहा हूँ कैसे होगा। 40% है तो 2 lakhs का 40%, 2 लाख का 40%, कितना होगा? 80,000। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब रेशियो निकाल लो। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000। नेट सेल कितनी है? 9,50,000 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 12.63 सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट। विच एक्टिविटी इज एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कौन सी है? आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फिर होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पता करना है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना? पैसे बिजनेस के अंदर, फाइनेंस इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, जैसे शेयर इशू करना, लोन लेना, लोन का रिपेमेंट, ये सब क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब डिबेंचर का पैसा वापस किया जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, ठीक है, इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड करना, डिविडेंड पेड करना, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एसेट खरीदी जाती है, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। RAM Limited has a current ratio of rupees 4.5:1. Quick ratio is 3:1. If the inventory is rupees 72,000, calculate current liability. अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालेंगे। करंट रेशियो के बारे में लिखा हुआ है 4.5:1। इसका मतलब अगर हम करंट लाइबिलिटी को एक्स माने तो करंट एसेट कितना हो जाएगा? 4.5 टाइम्स ऑफ एक्स। मतलब करंट एसेट कितना हो जाएगा? 4.5x, है ना? ओके। अब अगर करंट एसेट हमारी 4.5x है और इन्वेंट्री 70,000 है, 72,000 है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप उससे लिक्विड एसेट या क्विक एसेट बता दीजिए, तो आप बता पाओगे क्या? क्विक एसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? करंट एसेट यानी 4.5x माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंडिचर, यही होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो -72,000। ठीक है। अब अगर मैं क्विक रेशियो की बात करूं तो ये क्या होता है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब क्वेश्चन में देखो, क्विक रेशियो दिया हुआ है 3:1, मतलब 3/1, इक्वल टू क्विक एसेट आपने निकाल लिया, ये आपने निकाला 4.5x माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, आपने x मान ही लिया था। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये 4.5x माइनस 72,000, है ना? एक से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, इक्वल टू 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4.5x माइनस 3x इक्वल टू 72,000,
है ना। 1.5x इक्वल टू 72,000। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72,000 डिवाइडेड बाई 1.5। निकालो कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 48,000। अब x क्या था हमारा, करंट लाइबिलिटी थी। हमें क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट लाइबिलिटी ही निकालना है, ठीक है। हमने निकाल ही लिया 48,000। आ गया आपका आंसर सी। ठीक है। सॉरी, चालू संपत्तियां लिखा है हिंदी में, प्लीज इसको आप सुधार लें। ये चालू संपत्तियां नहीं, चालू दायित्व कर लीजिए। ठीक है। अब अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन ने बोला होता करंट लाइबिलिटी नहीं करंट एसेट निकालो, तो करंट एसेट कितना हो जाता। ये एडिशनल मैं करा रहा हूं आपको। करंट एसेट कितना है, 4.5x, मतलब 4.5 इंटू एक्स, 48,000। ठीक है। तो ये हो जाता आपका 2,16,000। ठीक है। ये हो जाता आपका करंट एसेट, अगर करंट एसेट क्वेश्चन ने पूछा होता। क्वेश्चन ने तो करंट लाइबिलिटी पूछा है, हमारा 48,000 रुपए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक 2,13,000, परचेस 16,55,000, सेल्स 21,32,000, कैरिज इनवर्ड आवक भाड़ा 32,500, कैरिज आउटवर्ड 38,600, और रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड मतलब विक्रय वापसी 42,000। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। सेल्स हमें दिया हुआ है 21,32,000, और प्रॉफिट जीपी का, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट। कल के क्वेश्चन के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि जब कभी भी आपको परसेंटेज कॉस्ट पे दिया हो और आपके पास कॉस्ट का फिगर ना हो बल्कि सेल्स का फिगर हो, तो आप किस तरह से उसको सेल्स में कन्वर्ट करके निकालोगे। ठीक है। आप चाहो तो कल वाली क्लास आप देख सकते हो, पिछला जो आपका रिवीजन वीडियो था। यहां पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 25% ऑन कॉस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 20% ऑन सेल्स। ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% ऑन सेल, और सेल है 21,32,000। 21,32,000 और इसका 20%। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा। अच्छा, एक सेकंड और। सेल्स 21,32,000 है, और सेल्स रिटर्न भी है 42,000 का। तो नेट सेल यहीं पे निकाल लो, नेट सेल्स कितना होगा, 21,32,000 माइनस 42,000, तो ये बचेगा 20,90,000, है ना। तो ये यहाँ पर 21,32 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 20,90,000। तो ये आ जाएगा 4,18,000 ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स कितना है, 20,90,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 4,18,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 16,72,000। ठीक है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 16,72,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने दिया है 2,13,000, प्लस परचेस क्वेश्चन ने दिया है 16,55,000,
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब कैरीज इनवर्ड, ठीक है। बिजनेस तक लाने के लिए, दुकान तक, शॉप तक, फैक्ट्री तक माल को लाने के लिए किया गया खर्चा कैरीज इनवर्ड है 32,500। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है एक्स मान लो, सॉल्व कर लो। 16,72,000 इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 2,13,000। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे सॉल्व कर ले रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताओ। 16,55,000 प्लस 32,500, ये हो गया आपका 19,00,500 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस इधर हम कर देंगे, तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19,00,500 माइनस 16,72,000। तो ये हो जाएगा आपका 2,28,500। सही आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की है मैं लगभग टॉपिक को कवर कर लूं। जो टॉपिक अभी कवर नहीं हुए हैं वो हम आने वाले क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लें, या आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और वहां पर चैट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चंस पूछ लें। इस क्लास का जो आपका पीडीएफ नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।